नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम अर्थनीति में। मैं हूं कवीन सचान। अर्थनीति में आज बात होगी कि किस तरीके से हरियाणा में अपने राज्य के लोगों के लिए जो निजी सेक्टर है वहां पर अब नौकरियों में रिजर्वेशन को लागू किया है। हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम 2020 को राज्य के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और इस कानून में राज्य में मौजूद निजी कंपनियों में स्थानीय नागरिकों के लिए 75% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि ये कानून केवल 50,000 तक की जो इनकम है यानी कि जो सैलरी होगी उन नौकरियों पर ही लागू होगा। और अगर निजी कंपनियों को जरूरी योग्यता के लिहाज से स्थानीय लोग नहीं मिलते हैं तो वो कानून में छूट दिए जाने का अनुरोध सरकार से कर सकते हैं। हरियाणा पहला ऐसा राज्य नहीं है जो इस तरह का कानून लेकर आया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना भी कुछ इस तरीके से अपने अपने राज्यों में नियम बना चुके हैं। इस तरह के स्थानीय आरक्षण के पीछे राज्य सरकारों का तर्क है कि वो राज्य से पलायन को रोकना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि राज्य से जो पैदा हो रही आमदनी का ज्यादा हिस्सा है वो स्थानीय लोगों को मिल सके। लेकिन ऐसे कानूनों की आलोचनाएं भी हैं। भारत में उद्योगों का विकास जो है वो अलग अलग पॉकेट्स में हुआ है। कुछ राज्यों में उद्योगों की भरमार है तो कुछ में बहुत कम निजी उद्योग हैं। और ऐसे में निजी कंपनियों में नौकरियों में रिजर्वेशन बहुत सारे शिक्षित और ट्रेंड युवाओं को मायूस कर सकता है। वहीं दूसरी ओर कंपनियों को भी कर्मचारियों की गुणवत्ता के मामले में समझौता करना पड़ सकता है। तो आखिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में स्थानीय लोगों के रिजर्वेशन की नीति कहां तक उचित या सही है, और अगर प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय नागरिकों के लिए रिजर्वेशन करना ही है तो इसका स्वरूप क्या हो सकता है। राज्यों को कैसी तैयारी करनी चाहिए जिससे प्राइवेट कंपनियों को कर्मचारियों की गुणवत्ता को लेकर समझौता न करना पड़े। तो इन्हीं सब मसलों पर आज बातचीत करेंगे हम अपने खास कार्यक्रम अर्थनीति में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। संजय अग्रवाल हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय शंकर जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी डीआईपीपी। सर, आपका भी स्वागत है। शुरुआत संजय जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर हम राज्यों के एक बाउंड्री को देखें और उस बाउंड्री के अंदर कंपनियों को ये कहा जाए कि आपको 75% लोग स्थानीय रखने हैं, तो क्या इंडस्ट्री तैयार है और किस तरीके से इस मॉडल के साथ इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है? रविंद्र जी, ये काफी एक अनफॉर्चुनेट है जो स्टेप हरियाणा सरकार ने लिया है। हमारे प्रधानमंत्री खुद एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा हमें दे चुके हैं और दिए रखे हैं। और हम लोग अगर अपने ही देश को डिवाइड सब डिवाइड करेंगे और इस तरह के कानून लाएंगे जिनसे फायदा तो मुझे लगता है शायद किसी को भी नहीं हो पाएगा, लेकिन नुकसान जिस स्टेट में इस तरह की चीज इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की जाएगी शायद उसको सबसे ज्यादा होगा और उसके जनता को होगा। मतलब आप देखिए कि अल्टीमेटली किसी ने भी अगर व्यापार करना है, अगर उसके पास चॉइस होगी, किसी को एक इंडस्ट्री लगानी है, किसी को एक कॉल सेंटर लगाना है, किसी को भी कुछ नया कुछ करना है, तो वो ऐसी जगह पर क्यों जाएगा जहां पर कोई इंस्पेक्टर उसके दफ्तर में किसको वो रख रहा है उसको वो कंट्रोल करेगा, बजाय इंस्पेक्टर कंट्रोल करेगा, बजाय उस एंटरप्रेन्योर के कोई और अगर चलाएगा कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, और वो परमिशन देगा कि आपके लिए इस तरह का आदमी वाजिब है रखना कि नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है? मतलब जो लोग लगाए हुए हैं वो तो शायद नहीं जा पाएंगे, मगर नया उद्योग नया एंटरप्राइज कोई भी आना, वो तो आप अपने आप ही रास्ता बंद कर रहे हैं। आप इतनी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं और इन सब से आप एक पूरे देश के एक फेडरल ढांचे को आप आघात कर रहे हैं। अगर हमारे देश में एक ये बेसिक राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में कि हम पूरे देश में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी हम अपना रोजगार पा सकते हैं, अगर इस पर भी अगर एक रोक लग जाती है तो मुझे तो लगता है कि इस पर एक बहुत गहन विचार होना चाहिए और इस पर शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोई ऑर्डिनेंस या कानून लाना चाहिए। अदरवाइज
संजय जी, जिन मैं लोगों ने संवैधानिक लगाई है संवैधानिक जो उनका आपने भी कहा कि उल्लंघन है या फिर जो सीमाएं हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले राज्य सरकारें जो इस तरह के कानूनों या इस तरह के दिशा निर्देशों के साथ आई, और अगर हरियाणा के ही कानून को देखें, तीन बड़े मोटिव मकसद सरकार की ओर से बताए जा रहे हैं। पहला ये कि राज्य के लोगों को क्यों रोजगार न मिले, क्योंकि हरियाणा जैसे राज्य में जहां पर देश में करीब 50% ऑटो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हरियाणा से होता है, 60% दोपहिया वाहनों का, 11% ट्रैक्टर, यानी कि एक इंडस्ट्रियल हब है। और वहां पर अगर उसके राज्य के लोगों की बजाय दूसरे राज्य के लोगों को नौकरियां ज्यादा मिल रही हैं, और राज्य में फरवरी महीने के ही आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर 26% है, एवरेज बेरोजगारी दर देश में 6.5% हो, तो ऐसे में राज्य क्या अपने स्थानीय लोगों के लिए इस तरीके का एक सेफगार्ड कवच नहीं ला सकते? क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ 50,000 रुपए तक की आमदनी की पोस्ट को सिक्योर कर रहे हैं, और उसमें भी एग्जम्पशन है, अगर टेक्निकल या उस तरीके का टैलेंट नहीं मिलता है तो कंपनियां उसके एक्सक्यूज के लिए सरकार से परमिशन ले सकती हैं। इस तरह के आंकड़े हैं जिनसे ऐसा लगता है कि अगर 10 या 12 लाख माइग्रेंट वर्कर हरियाणा में है तो करीब 3-4 लाख हरियाणा के माइग्रेंट वर्कर दूसरे स्टेट्स में भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। अगर इस तरह की रोक पड़ेगी तो ये भी हो सकता है कि दूसरी स्टेट्स भी हरियाणा के वर्कर अपनी स्टेट से वापस भेजना शुरू कर दें। और ये बेरोजगारी कम करने का कहीं से तरीका नहीं है। अगर आपकी 2.5 करोड़ की आबादी है, 2.5 करोड़ की आबादी में अगर आप मान लीजिए 80-90 लाख आपकी वर्कफोर्स है, उसमें 10 या 12 लाख की अगर माइग्रेंट पॉपुलेशन है, वो ऐसा नहीं है कि उसमें आपकी सारी आप उसके लिए 75% आप रिजर्वेशन कर देंगे और इस तरह के आप किसी इंस्पेक्टर को एक राइट दे देंगे, जो एक हम इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात करते आ रहे हैं इतने सालों से, और एक ये पूरी देश की मुहिम रही है कि इंस्पेक्टर राज खत्म करना है। उसमें सबसे बड़ा इंस्पेक्टर राज हम ले आएंगे कि एक सरकारी आदमी बैठ के आपको ये बताएगा कि आप किसको रखें और किसको नहीं रखें। ऐसे में कोई भी व्यापार कैसे कोई नया तो लगाने की रख नहीं पाएगा, और जो है वो बेचारा जाने के रास्ते ढूंढेगा बाहर। अजय सर, कैसे देखते हैं हरियाणा सरकार के इस नए कानून को? और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, कई राज्यों ने इस तरीके के दिशा निर्देश बनाए, हालांकि वो उस तरीके से वैधानिक रास्तों के जरिए दिशा निर्देशों के सहारे काम चला रहे हैं। इसको थोड़ा सा अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में हम देखने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। तो ये कानून इस बात का संकेत है कि जो जमीन की स्थिति है वहां रोजगार को लेके असंतोष बहुत बढ़ता जा रहा है, और देश में जिस गति से रोजगार का सृजन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपने विकास का जो दिशा है उसको इस दिशा में ले जाएं, या उसमें ऐसे वातावरण बनाए कि रोजगार का सृजन हो। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वेल्थ का सृजन और रोजगार का सृजन निजी पूंजी निवेश से होना है, क्योंकि सरकारी निवेश से हम लोगों ने 40 साल बहुत कोशिश कर ली और कामयाब नहीं हो पाए। तो इसलिए एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें कि जो निजी क्षेत्र का निवेशक है, हमारे देश का हो, किसी और प्रांत का हो, विदेश का हो, किसी और देश का हो, उसको लगे कि हमारे यहाँ आके वो निवेश करे, लोगों को रोजगार दे, उसका भी मुनाफा होगा, हमारा भी विकास होगा, सबका विकास होगा, जिसको कहते हैं विन विन सिचुएशन होगी। तो अब इस सोच को अगर हम आगे ले जाएं तो फिर एक विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई देने लगते हैं। तो एक 5 साल की मेहनत के बाद 44 हमारे देश में लेबर के कानून हो गए। तो अब जाके सरकार ने इनके 4 कोड्स बनाए। लोग इसको 4 कोड बनाने के पीछे मंशा क्या थी कि जो बहुत बड़े उद्यमी हैं वो तो ठीक है, उन्होंने 2-4-10 से एक पूरा लेबर डिपार्टमेंट बना लिया, उसने सरकारी डिपार्टमेंट्स की देखभाल की और उनका काम चलता है। लेकिन जो छोटे या मध्यम उद्यमी है या जो स्टार्टअप है, उसके लिए 44 कानूनों का अनुपालन करना एक बहुत बड़ा बोझ था। तो ये सोच है कि भाई उनके लिए जीवन हम आसान करें और सरल करें, और इसलिए 4 कानून बन गए। जैसे अग्रवाल जी ने कहा कि अब ये जो नया कानून हरियाणा में आया है, तो उसमें अब क्या होगा कि
हर इन्वेस्टर को लेखा जोखा रखना पड़ेगा, कोई इंस्पेक्ट करेगा, कोई कहेगा कि भाई आप कानून का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये सर्वविदित है कि किसी भी सरकारी विभाग से ये प्रमाण लेना कि हम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, उसका एक बोझ होता है। तो ये एक नया बोझ हमने क्रिएट कर लिया। दूसरा ये है कि जो निवेशक है उसके लिए पूरा भारतवर्ष है, और भारतवर्ष के बाहर भी हर देश है, तो वो कहीं भी जा सकता है। तो हमें इस बात पर विचार करना है कि जो भी हम निर्णय लेते हैं उससे क्या हम निवेश अपने देश में ले आ पाएंगे या निवेश कहीं और जाएगा। और अगर अभी लेकिन पिछले अजय कुछ सर, वर्षों में देखें ये तो आपने ठीक कहा कि निवेश बहुत साफ अंतर निवेश है। बढ़ाना किसी राज्य की प्राथमिकता हो सकता है, लेकिन क्या उसकी प्राथमिकता ये नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए कि स्थानीय जो उसकी जनता है, जो उस राज्य की निवासी है, उसको रोजगार के मौके ज्यादा हों। और अगर कोई इंडस्ट्री स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देती है, एक्सेप्टेंस उसमें जो क्लॉज दिया गया, मैं पढ़ रहा था कि जहां पर टेक्निकल दक्षता नहीं है वहां पर दूसरे राज्य के लोगों को वो शामिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें हर्ज क्या है? नहीं, हर्ज की बात मैं इस उससे मतलब मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक दूसरा पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम अपने युवा को इतना योग्य बना दें कि उनको अपने आप नौकरी मिले। भाई हमारे इतने युवा जाके अमेरिका में बस गए हैं, तो कैसे बस गए, कैसे उनको नौकरियां मिली? क्योंकि इतने योग्य हो गए। तो अगर हम मेहनत करें अपने युवाओं के साथ कि उनमें ये क्षमता आए, उनमें ये काबिलियत आए कि लोग चाहें कि उनको नौकरी दें। क्योंकि अगर हम एक बाजार की व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो ये छूट उद्यमी को भी होनी चाहिए कि किसको नौकरी दे, और जो नौकरी तलाश कर रहा है उसको भी छूट होनी चाहिए कि जहां उसको पसंद आए वहां नौकरी ले। तो यहाँ एक हमारे देश में बहुत कमी रही है कि हम जो कमजोर वर्ग है या जो बहुत पढ़ा लिखा तबका नहीं है, जो कि ग्रीन कार्ड मिल जाता है, अमेरिका चला जाता है, तो उसमें हम इस तरह की योग्यता लाने में उतने सफल नहीं हुए हैं कि लोग आए उसको नौकरी देने और लोग उसको पसंद करें। तो इस पे जो एक स्किल मिशन लॉन्च हुआ था उसमें अभी उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई है जितनी मिलनी चाहिए थी और जितनी मिलने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम निवेश चाह रहे हैं तो हमारा तो आकर्षण ये होना चाहिए कि हम आपको इतना अच्छा डिसिप्लिन्ड, केपेबल, योग्य वर्कफोर्स मिलेगा कि आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और आपको पैसे अधिक मिलेंगे। अब एक बात और कह दूं कि ये जो आपने कही थी कि तो एक तरफ तो सरकार में तो अब आरक्षण की स्थिति तो आ गई है रहेगी, अब हो सकता है हमेशा ही रहे। तो निजी क्षेत्र में अगर एक दरवाजा खुलता है पहली बार कि कुछ हम आरक्षण करेंगे और ये स्वीकार हो जाता है और सब लोग मान लेते हैं कि ठीक है ये आवश्यक है, स्थानीय लोगों की जरूरतों के लिए आवश्यक है, तो एक राजनीति के क्षेत्र में एक नया रास्ता खुल जाता है कि और कहाँ कहाँ कैसे हम क्या आरक्षण मांगे और क्या आरक्षण दें, क्योंकि लोगों को नौकरियां तो मिल नहीं रही है, विकास उतनी तेजी से हो नहीं रहा है जितना लोग चाहते हैं। और दूसरा ये है कि एक और विरोधाभास है कि एक तरफ तो हमने बहुत मेहनत करके संविधान में संशोधन करके जीएसटी ले आए, ऑल इंडिया एक मार्केट बनाने के लिए, और लेबर मार्केट में आप सही कह रहे हैं कि बहुत छोटा प्रतिबंध है, 50,000 रुपए से कम के उसमें स्थानीय के लोगों को नौकरियां देनी चाहिए। बट चिंता लोगों को होती है, अग्रवाल जी को चिंता है कि क्या ये पहला कदम है, फिर जब कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होती है तो होता है कि भाई कुछ और मांगे, कुछ और लें। संजय जी, जो अजय सर कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा अगर इसमें आऊँ, दो महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने कहा कि एक टैलेंट, लेकिन क्या 50,000 से नीचे की सैलरी वालों का टैलेंट पूल नहीं है, कम है? और अगर है तो फिर उस राज्य के लोगों को वरीयता से परहेज क्यों, निजी सेक्टर को? और दूसरा ये कि अगर उसमें क्लॉज दिया हुआ है कि अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट या टेक्निकल वो दक्षता नजर नहीं आती है उस सैलरी ब्रैकेट में, तो आप बाहर के लोगों को ले सकते हैं। क्या इससे टैलेंट पूल को बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी? जो स्किल इंडिया है, इस तरह के जो सपोर्टिव प्रोग्राम है, उसकी तरफ युवा ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे और उससे इंडस्ट्री को फायदा नहीं होगा? मैं जो अजय शंकर जी ने बोला, मैं उसी बात को जरा और दूसरी
तरह से सुदृढ़ करता हूँ, उसी दूसरे तरह से स्ट्रेंथन करता हूँ। देखिए क्या है कि उद्देश्य क्या है, अल्टीमेटली हम चाहते क्या है? हम चाहते ये है कि हम अपनी स्टेट में, हर स्टेट में देश की, और चलिए अभी सिर्फ हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, लोकल लोगों को, जो हमारे स्थानीय युवा हैं, उनको हम नौकरी दे सकें। बिल्कुल ये टारगेट में किसी को भी गुरेज नहीं होना चाहिए, सबको बिल्कुल ये बात ठीक लगेगी। अब सवाल ये कि किस तरह देना चाहिए। आप अगर एक सरकार ने बड़ा अच्छा कदम दिया है, इसमें सारी चीजें गलत नहीं है। ये जो एक रेगुलेशन आया, उसमें एक चीज मुझे अच्छी लगी कि सरकार कुछ पैसा हर महीने तनख्वाह में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है जब कोई लोकल डोमिसाइल के व्यक्ति को कोई भी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय करेगा। उसको हम बोलेंगे एक पॉजिटिव स्टेप। वो रिजर्वेशन नहीं है, वो एक प्रोत्साहन है। अगर सरकार ये कहती है कि मेरे हरियाणा राज्य के लोकल किसी भी व्यक्ति को अगर आप एम्प्लॉय करेंगे तो मैं इतने हजार रुपए महीना आपको दूंगा, और अगर वो स्त्री है या शेड्यूल कास्ट से है तो थोड़ा सा और ज्यादा दूंगा, तो वो एक पॉजिटिव एनकरेजमेंट है। उसमें किसी भी एम्प्लॉयर, किसी भी बिजनेस को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो एक इंसेंटिव होगा। ओके। लेकिन जैसे ही आप ये कहते हैं कि मैं एक इंस्पेक्टर बैठाऊंगा और आपके 75% आपने लोकल वो आदमी एम्प्लॉय करे कि नहीं करे मैं चेक करूंगा, किस काबिलियत के होने चाहिए मैं ये हिसाब लगाऊंगा। और जैसे अजय शंकर जी ने बोला कि कोई भी सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी एजेंसी से लेना एक बोझ है, तो जब एक पूरा देश खुला पड़ा है तो लोकल एंटरप्रेन्योर को तो कोई कारण नहीं है कि वो हरियाणा में ही लगाएगा फैक्ट्री। उसके अगल बगल में हरियाणा से जुड़ते हुए कितने राज्य हैं, उन राज्य में जाके अपनी फैक्ट्री लगा लेगा या अपना एंटरप्राइज शुरू कर देगा। कोई कॉल सेंटर जो आज किराए पर गुड़गांव में या कहीं और जगह लेके बैठा है, वो कहेगा भाई मैं किराया कहीं और दे दूंगा, मेरे ऊपर अगर ये रिस्ट्रिक्शन है मैं नहीं रहूंगा। तो अल्टीमेटली आपने रिजल्ट क्या हासिल किया? आपने अपने स्टेट में एम्प्लॉयमेंट घटा दी बढ़ाने की बजाय। ये चिंता है किसी को, ये डिसीजन कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन या कोई एक धड़ा लोगों का मिलके नहीं ले रहा है, ये हर इंडिविजुअल जिसे अपना व्यापार करना है उसे लेना है। और जो वो अपनी सहूलियत या अपने उसके कॉम्पिटिटर अगर राजस्थान में बैठे हैं या उसके कॉम्पिटिटर मध्य प्रदेश में बैठे हैं या यूपी में बैठे हैं, अगर उनको कोई एडवांटेज है उससे, तो वो उनसे compete नहीं कर पाएगा, वो उसी जगह जाएगा जहां उनसे वो compete कर पाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि लोगों को कोई चीज पसंद या नापसंद है, हर एक आदमी को अपनी कॉस्ट घटानी है। हर इंसान, हर व्यापार को कॉम्पिटिटिव होना है और एफिशिएंट होना है। तो कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट होने के लिए उसे उस जगह जाना पड़ेगा जहां पर उस पर कोई भी इस तरह के प्रतिबंध ना हो। अगर हरियाणा सरकार सिर्फ लोगों को इस तरह के इंसेंटिव दे कि आप लोकल आदमी को रखेंगे, वो कहेगा अच्छा मेरे लिए तो कॉस्ट घटती है, मैं आज हरियाणा में अगर अपना फैक्ट्री लगाता हूँ या अपना कॉल सेंटर बैठाता हूँ या कोई भी अपना व्यापार करता हूँ, मुझे हरियाणा सरकार इस तनख्वाह में से इतना भाग देगी, उल्टा वो उसके लिए इंसेंटिव है, वो करेगा। अगर आप उस पर कोई जोर डालेंगे तो उसको इंडिविजुअली अपने कोई एसोसिएशन, कोई चैप्टर, कोई धड़ा इकट्ठा होकर नहीं बोलेगा, उस बेचारे को कहीं और रास्ता ढूंढने का शायद कारण ढूंढना पड़ेगा। ओके संजय जी, आपने रीजन बताया कि नाराजगी क्या है, वजह है। मैं अब बहुत ही स्पेसिफिक जानना चाहता हूं कि क्या 50,000 तक की आय सीमा पर जो वर्कर या जो क्लास इंडस्ट्री को चाहिए, वो किसी एक राज्य में, चाहे मैं हरियाणा की बात करूं या कोई अदर स्टेट जो इस तरह के कानून को लाता है, वो अवेलेबल नहीं है? और अगर अवेलेबल नहीं है और दूसरे राज्य से आती है तो ये ऑप्शन तो इस कानून के बाद भी खुला हुआ है। तो असल में क्या है ऐसी वजह जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री को हार्म करेगा? देखिए ऐसा है, लोकल जब भी कोई बाहर की स्टेट से आदमी आएगा, किसी भी स्टेट में काम कर रहे हैं, उसका खर्चा ज्यादा होगा, उसका खर्चा कम नहीं हो सकता। तो अगर वो खर्च करेगा आने जाने में, पहली बात तो खर्च करेगा रेगुलर अपने घर से आने जाने के लिए, 4-6 महीने में जाएगा, फिर कोई घर किराए पर लेगा, सब कुछ खर्च करेगा, दूसरे अपने बेस से दूर आएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान को अगर बाहर का स्टेट वाला आदमी एम्प्लॉय करता है कोई एम्प्लॉयर, तो उसका मतलब यही होगा कि लोकल उसी तनख्वाह में शायद लोग अवेलेबल नहीं होंगे, तभी वो लेने पड़े होंगे उसको बाहर के लोग। तो ऐसा नहीं है। और किसी को भी कोई शौक नहीं है बाहर से बुलाने का।
ये एक नेचुरल डिमांड एंड सप्लाई का प्रोसेस है। ये पूरे देश का एक बाजार, जैसे अजय शंकर जी ने बोला जीएसटी क्यों लाए हम, कि पूरा देश एक बाजार है, कोई बैरियर नहीं है। उसी तरह देश में लोगों को पूरी तरह कहीं भी जाने आने की आजादी है, कहीं भी एम्प्लॉयमेंट लेने की आजादी है, कहीं भी काम करने की आजादी है। उसमें अगर कोई खलल पड़ेगा तो नेचुरली जो आदमी एक यहाँ फैक्ट्री डाल रहा है उसको आज की तकलीफ ये दिखाई देगी, और आगे का डर, जैसे अजय शंकर जी ने बोला, उसको लगेगा भाई अभी तो ये कानून आया है, क्या इस राज्य में अगला ये भी कानून आ सकता है कि मुझे इतने प्रतिशत इस तरह के लोग रखने, और किस तरह के लोग रखने, उसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी आ सकती है, या भाषा की भी रिजर्वेशन आ सकती है, या क्या आ सकता है। तो ये एक पहला स्टेप होगा, ये पहला कदम होगा उस तरफ। तो जो भी आदमी फैक्ट्री डालेगा या व्यापार शुरू करेगा वो आज के लिए नहीं कर रहा, वो अगले 10-20 साल के लिए कर रहा है। तो उसको ये भी डर लगेगा कि कल क्या और नए राजनीतिज्ञ नए क्या डिमांड ला सकते हैं और क्या आगे उसके ऊपर जोर पड़ सकता है। ओके, अजय सर, दो चिंताएं और जो मैं थोड़ा समझना चाहूंगा इस कानून के परिप्रेक्ष्य में। पहली ये, कुछ लोग ये कहते हैं और कई सारे ऐसे रिसर्च हैं, हालांकि वो गैर सरकारी रिसर्च है, स्थानीय लोगों के नौकरी में होने से जो यूनियंस होती हैं वो ज़्यादा मजबूत तरीके से खड़ी होती हैं, और कई बार स्थानीय जो मैनेजमेंट है उस कंपनी का या निजी क्षेत्रों का, उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है, जब प्रेफरेंस की बात आती है कि हम एक राज्य, एक देश और एक जॉब की बात कर रहे हैं, होलिस्टिक व्यू रखना चाहिए, हर राज्य में अगर सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के प्रावधान बने हुए हैं तो फिर निजी क्षेत्र में क्यों नहीं? तो आपके दूसरे प्रश्न का पहले जवाब दूं जी, कि सरकारी क्षेत्र से अब ये उम्मीद नहीं की जा रही है कि वो अपने निवेश से आर्थिक विकास की गति बढ़ाएगा और लोगों को रोजगार। सरकारी क्षेत्र का काम है कि जनता की सेवा करना, और वहां पर आरक्षण के पीछे ये तर्क था और उसमें मेरिट भी था कि समाज के हर वर्ग, जो खास करके कमजोर वर्ग हैं, उनको अगर स्थान मिलेगा तो सरकारी जो तंत्र है वो कमजोर वर्ग की ओर उसको ज्यादा सिंपैथी होगी, ज्यादा एक कम्युनिकेशन होगा। तो लेकिन यहाँ तो हम ये चाह रहे हैं कि निवेश आए, हमारे देश में आए, विदेशों से आए, और विकास की गति बढ़े और रोजगार की गति बढ़े। और थोड़ा तुलना देख लें कि बांग्लादेश का जब जन्म हुआ था तो सब लोग मानते थे कि ये तो बिल्कुल ही फेल्ड स्टेट पैदा हुआ, इसका पता नहीं क्या हुआ। आज उनकी विकास की गति देखिए कहाँ पहुँच गई है, गारमेंट एक्सपोर्ट में वो कहाँ पहुँच गए हैं, और ऊपर कैपिटल उनको इनकम कितनी हो गई। तो ये क्यों हुई है? क्योंकि एक वातावरण वो बना पाए जिसमें लोगों ने निवेश किया और लोगों को रोजगार दिया, और खास करके कम वेतन वालों को रोजगार दिया। तो हमें देखना है कि देश में कैसे हम रोजगार का सृजन करें, और इसमें एक परसेप्शन जो है वो बहुत आवश्यक है। तो जैसे अब एक दूसरे राज्य का उदाहरण ले, बिहार। तो बिहार में ये परसेप्शन की प्रॉब्लम रही है, जिस वजह से वहाँ निजी क्षेत्र का निवेश की गति नहीं बढ़ पाई है। फिर उसके बगल का देखें तो उत्तर प्रदेश, तो दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है। हरियाणा बहुत सफल हुआ है निवेश ले आने में और वेल्थ क्रिएशन में, उत्तर प्रदेश कम सफल हुआ है बिल्कुल बगल में, लेकिन परसेप्शन की प्रॉब्लम है। तो इसलिए जब हम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की ओर सोचना चाहते हैं तो हमें परसेप्शन का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ओके, वैसे मैं आपसे सहमत हूं कि ये हरियाणा सरकार से भी कि 50,000 से कम में स्थानीय लोगों को रोजगार देना व्यवहारिक रूप में उतना कठिन नहीं है, लेकिन इशू ये है, विषय ये है कि एक इंस्पेक्टर राज पैदा होगा और एक परसेप्शन होगा कि भाई आज ये है, कल पता नहीं क्या हो सकता। और आज की तारीख में बहुत आवश्यक है कि हम देश में एक ऐसा वातावरण बनाए, और केंद्र सरकार बहुत कोशिश भी कर रही है, बहुत अच्छे कदम लिए गए हैं कि जिसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो। तो उसमें कहीं ऐसे फैसलों से ये ना हो कि जो एक बहुत बड़ा समा बन रहा है कि यहाँ उसमें कुछ दिक्कतें आए। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जैसा कि सजय जी ने कहा और अजय जी ने कहा कि जो वातावरण है वो इस तरह का होना चाहिए कि उद्योग जगत किसी भी राज्य में जाकर उद्योग लगाने के लिए प्रेरित हो, प्रोत्साहित किया जाए।
ना कि नियम या कानून इस तरीके से हो ताकि उसे चिंता या आशंका अपने भविष्य को लेकर और प्रोडक्शन और जो वर्कर है उनकी दक्षता को लेकर खड़े होती हैं। और इसीलिए उनको आशंका है कि इस तरह के कानून अगर किसी एक राज्य के बाद ये चेन बढ़ती है, दूसरे राज्य भी इस तरह के अमल करते हैं इस तरह के कानून बनाकर, तो उससे उद्योग जगत के लिए चिंताएं बढ़ेंगी और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।